नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान और मोदी ट्रंप के आगे क्यों झुक रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्हें सिर हिलाने के लिए पीएम नहीं चुना है और इसके साथ ही वेनेजुएला में बने हालात ठीक नहीं है। खड़गे ने बड़ा बयान दिया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ट्रंप के आगे क्यों झुक रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मोदी ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश ने आपको प्रधानमंत्री सिर हिलाने के लिए नहीं चुना है। दरअसल खड़गे का बयान ट्रंप के दांव पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस से तेल आयात पर अमेरिकी नाराजगी के बाद से भारत ने तेल खरीद घटाई क्योंकि मोदी मुझे खुश नहीं करना चाहते थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वेनेजुएला की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा है कि वहां बन रहे हालात दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने टिप्पणी की है और कहा है कि वेनेजुएला में भी हालात ठीक नहीं है। ऐसे में इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल मलिक जी हैं और उनसे जानते हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, कि किस तरीके से वो देखते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान है कि उन्हें सिर हिलाने के लिए पीएम नहीं चुना गया है। किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं अब्दुल मलिक जी? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, खड़गे जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं एक अलग विषय है, और उसके साथ साथ जहां तक खड़गे जी का विषय है तो खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी में भी कोई सीरियसली नहीं ले रहा है और इस प्रकार की बयानबाजियां निरंतर करते रहना, मैं समझता हूं इससे वो कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का खड़गे साहब भी काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी भी काम करती है। और जिस तरीके से विकास के मुद्दे पे, गरीब के मुद्दे पे इन्हें काम करना चाहिए, इन्हें बोलना चाहिए, उस चीज से चर्चा हटाकर ये उलझुल टिप्पणियां करने का जो काम करते हैं, मैं समझता हूं पूर्ण रूप से किसी योजनाबद्ध तरीके से इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन जनता सब योजनाएं फेल करने का काम स्पष्ट रूप से कर देती है। ऐसे में इनका कहना है कि मोदी जो है वो ट्रंप के आगे झुक रहे हैं। देखिए, ये मैं समझता हूँ एकदम ऐसी बात है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। और जहां तक विषय डोनाल्ड ट्रंप जी का, वो अपने आधार पे अपने देश में काम कर रहे हैं, लेकिन भारत पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। विश्वगुरु भारत का निर्माण निश्चित रूप से होगा, विकसित भारत का निर्माण निश्चित रूप से होगा, मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभरा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से मोदी जी का, तो निरंतर वो जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जहां तक विषय है या किसी भी अन्य राष्ट्र का जहां तक विषय है, वो किसी प्रकार से भारत को न झुका सकता था, न झुका सकता है, न दबा सकता है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध है, मजबूत संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में टैरिफ को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने भी कहा था कि खुश नहीं हूं, ये खुश करना है, ऐसा बयान आया था। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे मलिक जी? देखिए, जहां तक हमारे देश का विषय है, इंडिया का विषय, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, हमारी रक्षा नीति मजबूत है और पूर्ण रूप से हमारा मजबूत देश है। और किसी प्रकार से बाहर का दखल किसी रूप में हम अपने इंटरनल मैटर्स में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से विदेश मंत्री जी का या एक तरीके से हमारे विदेश मंत्रालय का, तो पूर्ण रूप से मजबूत है। जहां जहां आवश्यक होता है जवाब देना निश्चित रूप से दिया जाता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से वैश्विक पटल पे, तो आज भारत मजबूत स्थिति में है और विश्वगुरु की स्थिति में। और माननीय मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इस चीज को भी याद रखा जाना चाहिए। बिल्कुल मलिक जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत धन्यवाद। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है और जिस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह की टिप्पणियां भी की है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी की बेरहमी से मार डाला गया है और 18 दिन में ये छठा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या हुई है और दुकान में बैठे व्यापारी की बेरहमी से मार डाला गया है और 18 दिन में ये छठा मामला अब सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार अब सामने आ रही हैं और ताजा मामला जो है नरसिंदी जिले का है, जहां पर किराना व्यापारी मणि चक्रवर्ती की बदमाशों ने हत्या कर दी और ये घटना रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मणि चतुर्वेदी 4 सिंदूर बाजार में अपनी किराना दुकान चलाता था और इस दौरान
उपजिला क्षेत्र में आता था और खबरों की माने तो रोज की तरह मणि चक्रवर्ती अपनी दुकान पर बैठे थे और तभी अज्ञात हमलावरों ने अचानक ही उन पर हमला कर दिया और इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मणि चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश करते हुए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही मणि चक्रवर्ती की मौत हो गई और इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि मणि चक्रवर्ती एक शांत और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी जानकारी में उनका किसी से कोई भी विवाद नहीं था। खुले बाजार में इस तरह की बेरहमी से की गई हत्या ने व्यापारियों और आम लोगों के बीच असुरक्षा की भावनाओं को और गहरा कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कलमाड़ी की लंबी बीमारी के बाद से 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्हें पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया था और उनके पार्थिव शरीर को दोपहर 2 बजे तक पुणे शहर के कालमाड़ी हाउस में रखा जाएगा और कालमाड़ी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज दोपहर 3:30 बजे पुणे में होगा। सुरेश कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन जब शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया तो कलमाड़ी भी पवार के साथ हो गए। शरद पवार ने कलमाड़ी को अपनी पार्टी की युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और वो शरद पवार ही थे जिन्होंने कलमाड़ी की पहली बार 1982 में राज्यसभा भेजा। हालांकि बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गया। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और ऐसे में आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया है और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। नेपाल में भारत की सीमा से लगे वीरगंज के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और झड़प की स्थिति के बाद से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू को आज दोपहर 1 बजे तक बढ़ा दिया गया है। नेपाल के कदम परसा जिले के वीरगंज शहर में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो को लेकर विरोध प्रदर्शन और हिंसा हो रहा है और ऐसे में जिलाधिकारी ने कर्फ्यू लगाने का आदेश भी जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू के दौरान किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, बैठक, सभा या फिर घेरेबंदी पर रोक लगाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज दोपहर तक कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में नेपाल के वीरगंज में कर्फ्यू लागू रहेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद से यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की स्थिति के बाद से अब कर्फ्यू जो है उसको लगा दिया गया है और कर्फ्यू का समय जो है वो 1 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेपाल के कदम परसा जिले के वीरगंज शहर में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो को लेकर विरोध हुआ और उसके बाद से हिंसा होने लगी, जिसके बाद से अब बड़ी कार्रवाई देखते हुए 1 बजे तक के लिए ये कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर थोड़ी राहत के बाद से फिर से आफत देखने को मिल रही है। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली और दिल्ली एयरपोर्ट पर CAT 3 में ऑपरेशन जारी और आगामी जो प्रस्थान है उसको चालू कर दिया गया और कुछ फ्लाइटें लेट से चलेंगी और इंडिगो ने ये सारी जानकारी साझा की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इंडिगो की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से घने कोहरे की चादर में दिल्ली लिपटी हुई है और 1-2 दिनों की राहत के बाद से फिर से राष्ट्र की राजधानी इसके पास के इलाका जो है वो घने कोहरे और स्मॉग की मोटी परतों से लिपटी हुई है। ऐसे में कोहरे का असर जो है वो विमान सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कई फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं तो दर्जनों जो फ्लाइटें हैं वो काफ़ी देरी से चल रही है और इसी बीच इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी एक बार फिर से स्मॉग की चादर में घिर गई है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो गई है और ऐसे में सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं तो विमान सेवाओं पर भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाने से विमान सेवाएं जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। दिल्ली, मुंबई और गुवाहाटी सहित कई प्रमुख शहरों में विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो गई है, जिस कारण दर्जनों विमानें देरी से चल रही हैं। कोहरे को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट किया है कि फ्लाइट ऑपरेशन CAT 3 में जारी है और ऐसे में अराइवल और
डिस्पॉचर के बाद दोनों ही तरफ वो काफ़ी देर से चल रही है। ऐसे में फ्लाइटों कोई देरी या फिर रुकावट हो सकती है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वो फ्लाइटों की जानकारी लेकर ही अपने अपने एयरलाइन से संपर्क करें। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इंडिगो ने एडवाइजरी जारी कर दी है और ऐसे में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अगर आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो फ्लाइट काफ़ी देरी से चल रही हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो गई है। इस दौरान अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आगामी प्रस्थान और फ्लाइटों की जानकारी पूरी लेकर ही घर से बाहर निकलें। तो वहीं उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भीषण सर्दी और हिमाचल कश्मीर में साल की सबसे ठंडी रात। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है और ऐसे में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भीषण सर्दी है। हिमाचल कश्मीर में साल की सबसे ठंडी रात रही। देश भर की सर्दी लगातार अब बढ़ती ही जा रही है। पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। सर्दी के कारण मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 20 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री से नीचे रहा और सोमवार को नौगावा सबसे ठंडा रहा और यहाँ पर पारा जो है 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में राजस्थान के 60 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। ऐसे में हिल्स स्टेशन माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान जो है वो 0 पर दर्ज किया गया है। इधर उत्तराखंड की बात करें जो कि सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान जो है वो -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच तापमान -23 डिग्री पहुंच गया है और उत्तरकाशी की अगर बात करें तो गंगोत्री में -21 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है और यहां पर पानी के पाइपलाइन में भी बर्फ जम गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले के ताबो और जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में सोमवार रात साल की अब तक की सबसे ठंडी रात रही, जहां पर दोनों जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 से करीब 10 डिग्री नीचे पहुंच गया और इससे झील, झरने और नदियों की छोटी धाराओं में पानी जम गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भीषण सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुंछ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और श्रीनगर की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से लोग ठंड की प्रकोप में अपना जनजीवन चला रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है। कोहरे का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। पुंछ की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, यहाँ पर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि जो सैलानी हैं वो पहुँच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ठंड की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होता नजर आ रहा है। यूपी की अगर बात कर ले तो लोग जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको हम कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुंछ, श्रीनगर, राजस्थान और मध्य प्रदेश ठंड की चपेट में है। विजिबिलिटी जो है बेहद ही कम है, जिसकी वजह से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। मासूम बच्चों यानी कि स्कूली बच्चों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। ऐसे में बचाव के लिए अलाव जलाने के लिए कहा गया है और हालांकि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो स्थिति को देखकर निकले। इसके बाद से अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं और बेवजह घर से बाहर ना निकलने की भी लगातार सलाह दी जा रही है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन के तेल कुएं में गैस रिसाव के बाद से तेज आग लग गई और इसके बाद से 20 मीटर ऊंची लपटें उठ रही हैं। 4 किलोमीटर रेडियंस में आने वाले 3 गांव जो हैं वो पूरी तरह से खाली करा दिए गए हैं। ONGC के मुताबिक 600 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। 2 स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और ऐसे में 5 जनवरी की दोपहर 12:12 पर यहाँ पर इलाके में मौजूदा मोरी 5 कुएं की पाइपलाइन में लीकेज के कारण आग लग गई और 20 मिनट बाद ही गैस ने आग पकड़ ली। कुआंदीप इंडस्ट्री लिमिटेड ऑपरेट कर रहा है और ऐसे में अधिकारियों ने कहा है कि राहत शिविरों में खाने पीने की व्यवस्था की गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। ONGC ने बताया है कि क्षेत्र सील कर कूलिंग और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और जरूरत पड़ने पर कुएं को कैप किया जाएगा और अभी किसी की मौत या फिर घायल होने की सूचना फिलहाल सामने नहीं आई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी ने देश की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर औपचारिक रूप से शपथ ली है और इसी बीच अमेरिका द्वारा हटाए गए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ड्रग्स के आरोपों में न्यूयॉर्क की एक अदालत में भी पेश हुए हैं। 56 साल की
डेल्सी जो है लेबर वकील है और प्राइवेट सेक्टर में करीबी कनेक्शन और रूलिंग पार्टियों के प्रति अपनी वफादारी के लिए जानी जाती हैं। उन्हें उनके भाई और नेशनल असेंबली के प्रमुख जॉर्ज ने शपथ दिलाई और सोमवार को पिछले मई में चुनाव के दौरान 283 सांसदों ने शपथ ली है और इसमें बहुत कम ही विपक्ष हैं। विपक्ष खासकर नोबेल पुरस्कार विजेताओं के गुट ने चुनाव का बहिष्कार भी किया है और इस दौरान एकमात्र सांसद जो मौजूद नहीं थी वो थी फर्स्ट लेडी सिलिया। वो अभी अमेरिका की हिरासत में है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डेल्सी ने भावुक और आक्रामक भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने आई हैं और वेनेजुएला के लोगों को एक दर्द को महसूस कर रही हैं। डेल्सी ने कहा है कि मैं उसे पीड़ा के साथ आई हूं जो हमारी मातृभूमि पर हुए अवैध सैन्य आक्रामक के बाद से वेनेजुएला के लोगों को झेलनी पड़ी है। मैं उस दर्द के साथ आई हूं जो हमारे 2 नायकों के अपहरण से जुड़ा हुआ है जिन्हें अमेरिका ने बंधक बना रखा है। राष्ट्रपति और इस देश की प्रथम महिला को फिलहाल उन्होंने यहाँ पर शपथ ले ली है। ऐसे में बड़ा बयान भी उन्होंने दिया है। जापान में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए जहां पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 6.2 मापी गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र जो है वो सीमानी प्रांत के पूर्वी हिस्से में स्थित था जिसे पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा है। प्रारंभिक भूकंप के बाद से लंबे समय तक हल्के और मध्यम स्तर के कई दर्ज किया गया। ऐसे में लगातार झटकों के कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना रहा और हालांकि अब तक किसी भी बड़े नुकसान की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि इस भूकंप के बाद से सुनामी का कोई खतरा नहीं है और इसलिए कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। तो वहीं ईरान में आर्थिक संकट से जूझती जनता के विरोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रदर्शन का 10वां दिन आज है। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 1200 प्रदर्शनकारियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बता दें आपको कि ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है और ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में मरने वालों की संख्या कम से कम 35 लोगों तक पहुंच गई है और प्रदर्शन रुकने का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है। ये आंकड़े अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी से सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि 1 सप्ताह से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन में 1200 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें कहा गया है कि कई प्रदर्शनकारी जिसमें 4 बच्चे और ईरान की सुरक्षा बलों के 2 सदस्य मारे गए हैं। ईरान में जनता के विद्रोह की सबसे बड़ी वजह बढ़ती महंगाई है। विरोध प्रदर्शन देश की राजधानी तेहरान में शुरू हुआ जहां पर दुकानदार ऊंची कीमतों और आर्थिक अस्थिरता को लेकर हड़ताल पर चले गए और तब से ये देश के अन्य हिस्सों में फैलता गया है। ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू बहुत गिर गई है जिससे लोग डरे हुए हैं। $1 की कीमत जो है अब लगभग 14 लाख रियाल है और कई प्रदर्शनकारियों ने देश के सुप्रीम लीडर के शासन को खत्म करने का आह्वान भी किया है। कुछ लोगों ने राजशाही को वापस लाने की भी मांग की है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली आदर्श नगर के एक घर में लगी आग। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने का मामला सामने है। ऐसे में दमकल विभाग को मिली 3 जली हुई बॉडी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रात को यहाँ पर आग लगी थी और रात को करीब 2 बजे कॉल किया गया था और ऐसे में डीएमआरसी क्वार्टर के घरेलू सामान में ये आग लगी है और इस दौरान 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली से खबर है जहां पर आदर्श नगर के एक गांव में भीषण आग लग गई है और इसके बाद से हादसे में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि दमकल कर्मी भी ये मौके पर पहुंचे हैं और जिसके बाद से 3 जली हुई बॉडी मिली है और अब कार्रवाई कर रही है पुलिस। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। ऐसे में डीएमआरसी क्वार्टर के घरेलू सामानों में भीषण आग लगी है जिसके बाद से 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।